वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल के स्टॉक के बारे में। जियो फाइनेंशियल सर्विस का जो रिजल्ट है वो एनएसई और बीएसई पे दोनों पे आ गया है। रिजल्ट आप देख ही चुके होंगे। थोड़ा सा नेगेटिव साइड यहाँ पे रिजल्ट पोस्ट किया है जियो फाइनेंशियल ने। अब हमारा जो नेक्स्ट मूव होना चाहिए, नेक्स्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए जियो फाइनेंशियल में, वो क्या होनी चाहिए वो आज हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एक चीज़ आपसे शिकायत ज़रूर है कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब में बहुत कंजूसी कर देते हो। यहाँ पे हम 5K का लाइक देते हैं और 5K सब्सक्राइब का टारगेट देते हैं, तो आप यहाँ पे कंप्लीट नहीं कर पाते। लोग देखते हैं बट यहाँ पे 95% जो हमारे व्यूअर हैं वो यहाँ पे कौन है, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं। 5% हमारे सब्सक्राइब जो हैं वो व्यूअर हैं। तो प्लीज़ 95% व्यूअर से भी यहाँ पे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा अपने भाई को भी यहाँ पे सपोर्ट करें। वीडियो अच्छा लगे तभी यहाँ पे आपको लाइक करना है, अन्यथा नहीं करना है। और अगर ज़्यादा थोड़ा सपोर्ट करना है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें, ताकि आपका भी दोस्त यहाँ पे भाई जो है या दोस्त है ये सिस्टर है वो भी यहाँ पे चीज़ें सीख सके और मार्केट में ग्रो हो सके। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस का हमारा जो नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए, नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, वो यहाँ पे देखते हैं। उसके पहले थोड़ा सा हम एक देख लेते हैं रिजल्ट का ओवरव्यू। रिजल्ट ओवरव्यू देख लेते हैं क्या था जियो फाइनेंशियल सर्विस का रिजल्ट। यहाँ पे अगर आप देखोगे जियो फाइनेंशियल सर्विस का जो ओवरव्यू है Screener.in पे ही हमें हमेशा चेक करते हैं। मार्केट कैप यहाँ पे 1.5 लाख करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस 244 है, बुक वैल्यू 182 है। ये बेसिक चीज़ तो आप देख ही चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें जियो फाइनेंस सर्विस का जो रिजल्ट है, स्टैंड अलोन रिजल्ट देखते हैं तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। अभी जियो फाइनेंशियल सर्विस ने 4 क्वार्टर में यहाँ पे अपनी अर्निंग पोस्ट की है स्टैंड अलोन रिजल्ट में। अगर आप देखोगे तो अब सितंबर 2020 में इनकी अर्निंग थी 3 करोड़, फिर बढ़ के हुई यहाँ पे 35 करोड़, फिर 215 करोड़, फिर 149 करोड़, फिर उसके बाद यहाँ पे दिसंबर 2023 में 134 करोड़ के आसपास यहाँ पे इनका जो सेल्स है यहाँ पे देखने को मिला है। खर्चे इनके जो हैं वो आप देख ही सकते हो, खर्चे भी आपके सामने ही हैं, एक्सपेंसेस, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपके सामने है। अब इसको कंपेयर करना है तो यहाँ पे पिछले क्वार्टर से ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो यहाँ पे कम आया, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस पिछले क्वार्टर से यहाँ पे कम हुआ। अब बिजनेस कम क्यों हुआ, पहला जो पॉइंट हमारा ये है कि ये बिजनेस को इस्टेब्लिश करने में लगे हैं, ना कि अभी यहाँ पे बिजनेस करने में। क्या इस्टेब्लिश करने में लगे हैं, ना कि यहाँ पे अभी बिजनेस करने में। ठीक है। अब जब इनका बिजनेस एक बार स्टेबल हो जाएगा, जब एक बार इनका एक बिजनेस क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, तो फिर ये बिजनेस में फोकस करने लगेंगे पूरा। किसमें? बिजनेस में पूरा का पूरा यहाँ पे फोकस करने लगेंगे। अब जब बिजनेस में फोकस करेंगे तो इनकी जो सेल्स है वो क्या होने लगेगी, इंक्रीज होने लगेगी। सेल्स इंक्रीज होने लगेगी तो यहाँ पे इनका प्रॉफिट भी यहाँ पे इंक्रीज होने लगेगा। तो उस चीज़ को भी हमको यहाँ पे ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रिजल्ट बेकार आया तो हम शेयर से एग्जिट कर जाएं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी स्टॉक में अगर आप निवेश किए हो तो उसका एग्जिट करने का कुछ वैलिड कारण होना चाहिए, ना कि यहाँ पे इनवैलिड कारण होना चाहिए। अब 3-4 क्वार्टर ही रिजल्ट इसने पोस्ट किया है, उसमें क्या आप एक्सपेक्ट करोगे? बिजनेस स्टेबल अभी नहीं हुआ ढंग से, बट आप अर्निंग चाहते हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये अगर आप देखोगे जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे पिछले क्वार्टर से कम आया है और उसके पहले वाले क्वार्टर से तो जस्ट हाफ आया है। बट ईयर ऑन ईयर देखोगे तो ईयर ऑन ईयर में आपको बहुत मैसिव जंप दिखाई पड़ेगा। बट ये सारी चीज़ें जो रिटेल निवेशक हैं उनको दिखाई नहीं पड़ती हैं। ठीक है,
रिटेल निवेशक को ये सारी चीज़ें दिखाई नहीं पड़ती हैं। अब आ जाते हैं नीचे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में ये देखोगे अगर आप, तो इनका रिजर्व क्या था, मार्च 2022 में 2226 करोड़ था। उस मार्च 2023 में 24,000 करोड़ के आसपास था। उसके बाद सितंबर 2023 में क्या हुआ, 17,935 करोड़ हुआ इनका रिजर्व। अब उसमें 17,935 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे इक्विटी कैपिटल में इन्होंने इतना ज़्यादा पैसा डाल दिया, यानी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ ये स्ट्रेटजी तो लगा रहे होंगे। और अगर इनका टोटल लायबिलिटी देखो या टोटल एसेट्स भी देखो तो उसमें बहुत ज़्यादा कमी नहीं है। और कैपिटल वर्क इन प्रोसेस अभी यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, क्योंकि 1-2 क्वार्टर ही हुआ है और उसके बाद यहाँ पे अभी ये काम करना चालू करेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ज़्यादा नहीं दिखाया गया है, क्योंकि अभी 1-2 क्वार्टर का रिजल्ट आया है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो 46% किसके पास है, प्रमोटर के पास, FII के पास 22%, DII के पास 13-13.5% और पब्लिक के पास यहाँ पे 17% के आसपास माल है। यानी पब्लिक के पास होल्डिंग कम है। अब पब्लिक के पास होल्डिंग कम है फिर भी पब्लिक यहाँ पे टेंशन में आ रही है। बड़े प्लेयर के पास पूरा का पूरा माल रखा हुआ है, बट बड़े प्लेयर टेंशन में नहीं आते और छोटे जो रिटेल निवेशक हैं वो यहाँ पे टेंशन में आ जाते हैं। अगर हम चार्ट खोलें, जो हमारा टेक्निकल चार्ट में एक पैटर्न भी बन रहा था, टेक्निकल चार्ट में अगर आप देखोगे तो एक पैटर्न भी बन रहा था यहाँ पे, किसका, कप विथ हैंडल का, कप विथ हैंडल का। वो पैटर्न का ब्रेकआउट भी हुआ, उसके बाद रिट्रेस भी हुआ और रिट्रेस के बाद थोड़ा सा नीचे आ गया, जो बेस लाइन थी उसके नीचे आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि ये रिजल्ट का इम्पैक्ट है, रिजल्ट का यहाँ पे इम्पैक्ट है, इस कारण से बेस लाइन के नीचे आ गया। वैसे रिट्रेस करता बट बेस लाइन तक, बट बेस लाइन के बाद फिर से अप मूव देता, बट बेस लाइन रिजल्ट के इम्पैक्ट के कारण बेस लाइन ब्रेक हुआ। तो हो सकता है एक और ये कब बना है उसके बाद यहाँ पे ये चलना चालू हो, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। थोड़ा सा इसके लिए टाइम आपको लगेगा, 1 से 2 महीने यहाँ पे लगेंगे और नेक्स्ट क्वार्टर हो सकता है दमदार ये रिजल्ट पोस्ट करे, तो यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे मूवमेंट भी आपको देखने को जियो फाइनेंशियल सर्विस के शेयर में आने वाले टाइम में देखने को मिल जाए। चीज़ें समझ में आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और नहीं आए तो डिसलाइक भी करिएगा, और चैनल पे नए बने हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि 95% लोग यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।